आप सभी का स्वागत है सबलाइन क्लासेस में। हम देख रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि यूपी पीएससी बीईओ एग्जाम जो 2020 में हो रहा है उसका फास्ट रिवीजन। तो जो भी सिलेबस है हमारा उसमें कुछ टॉपिक्स पे हम आज चर्चा करेंगे। उनके जो पुराने प्रश्न हैं जो भी यूपीएससी में आ चुके हैं उन पे चर्चा होगी। तो भारत का भूगोल आज का विषय है। तो भारत के भूगोल में जो विविध प्रश्न अभी तक आ चुके हैं, जो भी यूपी से रिलेटेड एग्जाम में आते हैं, उसकी एक हमने छोटी सी श्रृंखला बनाई है। और भी हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे। फिलहाल एक फास्ट रिवीजन यहाँ पे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो बेतवा नदी पे कौन सा बांध है, ये यूपीएससी के एग्जाम में आ चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैं सीधे आपको सही आंसर पे ले चलता हूँ। राजघाट बांध जो है वो बेतवा नदी पर बनाया गया है। ऐसे ही जो लवकुश बैराज है ये आपका गंगा नदी कानपुर पे है, शारदा बैराज शारदा नदी पे है, रेहन बांध रेहन नदी पे है। तो यहाँ पर बेतवा नदी पर राजघाट बांध सही आंसर है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, राम सेतु यानी कि एडम्स ब्रिज शुरू होता है कहाँ से। तो अगर आप इस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है तो जाहिर सी बात है भारत से पूछा जा रहा है। और राम सेतु जो कि आप जानते हैं रामेश्वरम जो हमारा है वहां से पर स्थित है। तो लेकिन वो शुरू कहाँ से होता है, किस जगह से शुरू होता है, उसका नाम पूछा गया। तो यहाँ पे सही आंसर होगा धनुषकोटी। धनुषकोटी से ये शुरू किया गया है। और राम सेतु जो है वो इसको एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। इसलिए एडम्स ब्रिज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका नाम एडम्स ने रखा होगा जब अंग्रेजों की सरकार थी। लेकिन हमें याद रखना है कि राम सेतु धनुषकोटी से शुरू होता है। और इसको पंबन ब्रिज भी कहते हैं। पंबन ब्रिज इसको श्रीलंका में कहा जाता है। तो कभी ये पूछा जाए कि राम सेतु को श्रीलंका में क्या कहते हैं तो आप बता देंगे पंबन ब्रिज कहते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान का अर्थ होगा जो सागर में स्थित हो या सागर से जुड़ा हुआ हो। पानी की बात करी जा रही है, जल की बात करी जा रही है। तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, भीतरकनिका, सुंदरबन, गहीरमाथा या मन्नार की खाड़ी में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर मैं आपको सीधे सही आंसर पर ले चल रहा हूँ, मन्नार की खाड़ी है। और अगर आपको लगता है कि मैं काफी जल्दी कर रहा हूं तो आप वहां पे वीडियो को रोककर अच्छे से प्रश्न को पढ़ लिया करिए और अपना आंसर दे लिया करिए। तो मन्नार की खाड़ी सही आंसर है और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। और इसके अलावा एक और सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है जो कि गुजरात मरीन नेशनल पार्क कहा जाता है, गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पर मन्नार की खाड़ी सही आंसर है क्योंकि यहाँ पर गुजरात मरीन नेशनल पार्क नहीं लिखा हुआ है। अगर दो होते तो काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो जाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में किसे जाना जाता है। जैविक विविध हॉटस्पॉट, तो हॉटस्पॉट के बारे में आप जानते होंगे जहां काफी जैव विविधता देखी जाती है। और भारत में जैविक विविध इस हॉटस्पॉट के रूप में किसे जाना जाता है, जी हाँ, पश्चिमी घाट को जाना जाता है। पश्चिमी घाट बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से प्रश्न को देख लीजिए और ये देखिए कि कौन सी जनजाति किस राज्य से संबंधित है। मैं थोड़ा सा आपको लिंक देना चाहूँगा। गारो खासी की जो पहाड़ियां हैं वो मेघालय से संबंधित हैं। तो उम्मीद है कि आप इस गारो को इस मेघालय से जोड़ सकते हैं। तो गारो मेघालय से जुड़ जाएगा तो डी का हो जाएगा 2। और मुझे नहीं लगता है कि डी का 2 और डी में 2 एक ही जगह पर है, तो वही सही आंसर हो जाएगा। वैसे मुझे सिर्फ यही वाला प्रश्न पता था, वैसे मुझे आंसर भी पता है, लेकिन जहां तक गारो को मेघालय से जोड़ने से आपका प्रश्न हल हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप और भी चीजें मिला सकते हैं। तो इस हिसाब से बी सही आंसर है। और बी में आपका ए का 3 है, बी का 1 है। तो उसको एक बार याद जरूर कर लीजिए। ए का 3 का मतलब हो जाएगा टोडा जो है तमिलनाडु से संबंधित है। और बी का 1 है यानी कि लेप्चा सिक्किम से संबंधित है। बीरहोर ये जो है झारखंड से संबंधित है। तो इस तरीके से आपका बी यहां पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है। मतलब दूध गंगा नदी किस प्रदेश में या किस प्रदेश से संबंधित है। तो यहाँ आपका जो सही आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि कुछ नदियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में काफी कम हम लोग जानते हैं और वो प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं। भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। तो झीलों का नाम इसमें दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सी झील जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। और इसमें सही आंसर क्या होगा, तो इसमें सही आंसर है अंचाल झील। अंचार झील जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। बाकी जो झीलें हैं उसका मैं आपको बता दे दूं कि जो फुलझर झील है
ये छत्तीसगढ़ में है, और ये जो कोलेरू झील है ये आंध्र प्रदेश में है, और हमीरसर झील जो है ये गुजरात में है। तो अंचार झील जम्मू कश्मीर में है, ये सही आपका आंसर हो जाएगा। और ये यहाँ पर मैं इसको पूरा ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो प्रमाणिक मध्याह्न रेखा का मतलब जहां से हम ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ का टाइम जोन क्या हो सकता है। तो आपका सही आंसर है 82.30 पूर्वी। ठीक है, ईस्ट भी याद रखिएगा, इंग्लिश में हो सकता है ईस्ट लिख जाए तो ईस्ट भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? उद्गम का मतलब ये कौन सी नदी भारत में निकलती है। ठीक है, उद्गम का मतलब निकलने वाला क्षेत्र, जहां से जन्म लेती है नदियां। तो कौन सी नदी है? जी हाँ, सतलज नदी जो है उसका जन्म यहाँ पर नहीं होता है। सतलज नदी एक तरीके से जो है वो मानसरोवर झील तिब्बत के समीप एक राकस ताल है, और उसमें सिवाल का जो पर्वत है उस श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश कर जाती है। और यहाँ पर एक और चीज़ है जो रावी है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो रावी जो है वो कांगड़ा के जिलों में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। चिनाब नदी हिमाचल के बारालाचा दर्रे के समीप से निकलती है, और व्यास नदी जो है वो हिमाचल के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? रामसर का दर्जा, तो रामसर किसी के सर नहीं है, ये एक तरीके का दर्जा मिला हुआ है। तो रामसर ईरान में नम भूमियों के संरक्षण एवं सतत उपयोग के लिए 1971 में अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के अंतर्गत नम भूमियों में रामसर सूची तैयार की गई थी नम भूमियों के लिए, जिसमें विश्व की उन नम भूमियों को शामिल किया जाता है जिनके संरक्षण की विशेष आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो भारत में ये जो चार आपके सामने क्षेत्र दिए गए हैं, तो इसमें रामसर का दर्जा किन्हें प्राप्त है? आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है 1, 2 या 2 या 3 या 1, 2, 3 या ये सभी। तो आपका ये जो प्रश्न है ये मैं आपको बता दूं, इसमें नंबर नहीं डाले हैं मैंने, 10वां प्रश्न है ये, और इस 10वें प्रश्न में आपका सभी जो आंसर सही है वो है डी। तो चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव, वूलर झील, ये सभी जो है रामसर के दर्जे के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? तो भारत के प्राकृतिक बंदरगाह की बात की जा रही है, जो कि कृत्रिम नहीं है, कहीं ना कहीं वो बंदरगाह के रूप में पहले से बने हुए थे, उनको और व्यवस्थित कर दिया गया बस। तो प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं चेन्नई, कोची, तूतीकोरिन या विशाखापट्टनम। तो सही आंसर जो है आपका ये है डी, 2 और 4। तो ये 2 और 4 है, तो मतलब हो जाएगा कोची और विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह है। तो यहाँ पर अगर हम चेन्नई की बात करें तो ये एक कृत्रिम बंदरगाह है, तूतीकोरिन भी एक जो है कृत्रिम बंदरगाह है, कोच्चि प्राकृतिक है और विशाखापट्टनम है। और कोच्चि की बात करें तो ये जो कोच्चि और विशाखापट्टनम है ये अपने आप में सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कहे जाते हैं। और ये जो प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं, इनकी खास बात ये होती है कि जब बहुत बड़े स्तर पे कोई मान लीजिए कोई बहुत बड़ी लहरें आने लगे, जहाज़ों के लिए समस्या हो जाए, तो यहाँ पर प्राकृतिक एक ऐसी अवस्था पहले से बनी होती है कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। वहाँ पर ऐसा कुछ पहाड़ियाँ होती हैं जो लहरों को ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देती हैं, सामान्य रहने देती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? ज्वारीय ऊर्जा का मतलब होता है सागर, यानी कि लहरों से या सागर से किसी भी प्रकार से ऊर्जा का उत्पादन करना। तो यहाँ पर ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो खंबात की खाड़ी यहाँ पर सही आंसर है। खंबात की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में। मैं आपको बता दूं, जैसे मन्नार की खाड़ी कहाँ थी? वो थी तमिलनाडु में, खंबात की खाड़ी है गुजरात में। तो यहाँ पर जो है ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा एक नेशनल पार्क है और वो खास तरीके जो गैंडे होते हैं तो उसके लिए जाना जाता है, उसी के लिए फेमस है। तो ये जो 13वां प्रश्न है आपका, ये गैंडा काजीरंगा जो है इससे संबंधित है। तो अगला प्रश्न जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है।
नागल बांध सतलज नदी, सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी या हीराकुंड बांध महानदी। तो इसका जो सही आंसर है वो नागार्जुन सागर है, वो गोदावरी नदी पर नहीं स्थित है, वो है कृष्णा नदी पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कृष्णा नदी लिख देता हूँ, कृष्णा नदी पे है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है अन्नाई मुडी। अन्नाई मुडी जो है वो है इडुक्की जिले में। मैं आपको इस जगह बता दूं, इडुक्की जिले में है, जो कि केरल में स्थित है। ओके, तो कभी पूछा जाए कि अन्नाई मुडी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ है? वो केरल में स्थित है। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा मसाले कहाँ पाए जाते हैं? वो है केरल। आपने सुना ही होगा, इलायची के पहाड़ हैं और भी कई मसाले जो हैं वो केरल में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे केरल को मसालों का बागान कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? मतलब कौन सी ऐसी जगह है जहां सबसे कम बरसात होती है? बीकानेर राजस्थान, जैसलमेर राजस्थान, जोधपुर राजस्थान या लेह? लेह तो खुद ही प्रदेश है। तो इन चारों में से कौन सा सही है? तो सही आंसर जो है वो है लेह। लेह में सबसे कम बरसात होती है। अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो वो है बीकानेर। इस तरीके से जो हम देख रहे हैं कि राजस्थान में वाकई में कम बरसात होती है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कम मात्रा वाली बात पूछी जा रही है तो लेह है। इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं कि सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ होती है? तो सबसे ज़्यादा बरसात होती है मासिन राम, मेघालय में, जो कि मेघालय में है। सबसे पहले मेघालय का ही एक और क्षेत्र था चेरापूंजी, जहां सबसे ज्यादा बरसात होती थी, लेकिन वर्तमान समय में मानसून राम में सबसे ज्यादा बरसात होती है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो मानसून का मतलब सबसे पहले बादल कहाँ आते हैं? केरल में आते हैं। तो केरल एक ऐसा राज्य है सबसे जहां पहले मानसून आ जाते हैं। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? आपको यहाँ बताना है कर्क रेखा कितने प्रदेश हैं उनसे होकर गुजरती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात से शुरू होती है और 6 राज्यों से होते हुए मिजोरम में टच करते हुए आगे चली जाती है। तो इस तरीके से जो गुजरात और मिजोरम के बीच कितने राज्य हैं? 6। तो ये मत सोचिएगा कि गुजरात और मिजोरम जो है 8 में ऐड नहीं है। तो इसके अलावा अगर इसको और अच्छे से याद करना है तो इसका एक शॉर्टकट है गुरा मचझा, मचझा पत्रमी। ठीक है, पत्रमी। तो कु से हो गया गुजरात, राज से राजस्थान, मां से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल और त्रा से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। तो इस तरीके से आप 8 राज्य याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है? तो अभी आपने कर्क रेखा देखी, कर्क रेखा जो कि भारत के बिल्कुल बीच से होके गुजरती है। यहाँ पे हल्का फुल्का मैप बना दो, तो इस तरीके से गुजर रही है। अब ये जो रेखा गुजरी हुई है, ये इसमें आपको ये बताना है कि इसमें जो ऊपर का भाग है वो उत्तर का है, जो नीचे का भाग होता है वो दक्षिण का भाग है। तो अब भारत में जो ये रेखा गुजर रही है उसमें कौन सा ऐसा प्रदेश है जो कर्क रेखा के उत्तर दिशा में है? तो मैं आपको सही आंसर सीधे सीधे बता देता हूं, वो है मणिपुर। मिजोरम से लगा हुआ है, मिजोरम से होकर को टच करते हुए निकल रही है, उसके ऊपर मणिपुर है। तो जाहिर सी बात है हम उत्तर दिशा वाले जो भी राज्य हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो मिजोरम को टच करती है, त्रिपुरा को टच करती है, झारखंड को भी टच करती है। तो इसका मतलब ये तीनों को टच कर रही है, मणिपुर को ना टच कर रही है और वो उसके ऊपर है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ये जो मैं छोटी सी आपके सामने एक छोटा सा फिगर रख रहा हूँ, ये है भारतीय मानक समय का रेखा। यहाँ पे मैंने कोई प्रश्न का वो नहीं रखा है, ये सिर्फ आपको एक प्रश्न आपसे पूछना है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत की मानक रेखा जो आप देख रहे हैं इलाहाबाद के नैनी यानी कि प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन में यहाँ पे दे देता हूँ। आपके ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। आपको सिर्फ यही बताना है कि ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत की मानक समय रेखा।
निम्नलिखित में से प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? अब आपको थोड़ा मैप का ज्ञान होना चाहिए, मतलब मानचित्र का ज्ञान होना चाहिए, ताकि आपको ये अंदाजा लगे कि जो भारत है, भारत का ये जो मानचित्र है इस तरीके का है, और ये जो मानचित्र है इसमें आपके सामने नॉर्थ इधर है और ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है और साउथ इधर है। तो आपको ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा यहाँ पर कि कौन सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर आंसर बता दूं, यहाँ पर हैदराबाद बिल्कुल सही आंसर है। हैदराबाद जो है वो सबसे पूर्व की ओर अवस्थित है अगर आप मानचित्र में देखेंगे तो। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? भारत और श्रीलंका के मध्य जो कड़ी है वो कौन सी है? वो है पाक जलडमरू मध्य, पाक स्ट्रेट भी कहते हैं इसको। तो पाक जलडमरू मध्य लिखा हुआ है तो कई लोग पाकिस्तान लगा देते हैं। जी नहीं, भारत श्रीलंका को अलग करता है पाक जलडमरू मध्य। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? तो सबसे प्राचीन आपको पर्वत श्रृंखला बतानी है, यहाँ पर कौन सी होगी? जाहिर सी बात है, बहुत सरल प्रश्न है, तो अरावली सही आंसर है। अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं मानी जाती हैं। निम्नलिखित में से युग्म से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा, जो यहाँ पे दर्रे लिखे हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा जो राज्य है उससे संबंधित है या संबंधित नहीं है। तो शिवकिला हिमाचल में है, बॉमडीला अरुणाचल में है, नाथुला मेघालय में नहीं है। जी हाँ, ये गलत है, जोजिला जम्मू कश्मीर में। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, नाथुला जो है वो मेघालय में नहीं है, वो है सिक्किम में। तो नहीं ही पूछा जा रहा है, इसलिए आपका आंसर सही हो जाता है सी। तो सही दर्रा जो है नाथुला वो सिक्किम में है, सुमेलित नहीं कौन सा? सी। तो आपका आंसर सही हो जाता है सी। इसी के साथ साथ अगले आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य को का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा माना जाता है? काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है, कम से कम मैंने इसको 10 प्रश्न, जहां से मैंने प्रश्न उठाए हैं वहां कम से कम 10 परीक्षाओं में इसे पूछा जा चुका है। तो राज्य मतलब कौन सा जो समुद्री तट जिसका सबसे ज्यादा लंबा हो? तो जी हाँ, गुजरात अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही है। गुजरात का समुद्री तट सबसे लंबा है। और ये प्रश्न था आपका 25वां। और अब हम बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर बनारस, पटना, कानपुर, इलाहाबाद में से सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर है कानपुर। आपका सी आंसर सही होना चाहिए। और अगर मैं इसको एक उसमें बदलूं कि सबसे बड़ा कौन है फिर उससे छोटा कौन है, तो हायरार्की में अगर हम बदलते हैं इसको तो सबसे नंबर 1 पर आ जाता है कानपुर, नंबर 2 पे आ जाएगा पटना, नंबर 3 पे आ जाएगा बनारस यानी कि वाराणसी, और नंबर 4 पे आ जाता है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। तो इस तरीके से आप इसको मेंटेन भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है वो है कानपुर। तो फिलहाल आज का हमारा जो यहाँ का सिलेबस है फिलहाल यही समाप्त होता है। छोटे छोटे और भी टॉपिक हम आपके सामने लाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।